वेलकम टू सीएजी कॉल ऑफ गेम्स। बहुत ही दुनिया में कम ही ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों से आर्म रेसलिंग करते हैं और उसमें डोमिनेशन दिखाते हैं। उनमें से एक नाम है जो सबसे ज्यादा फेमस है, आर्टियम मोरोजोव। और आर्टियम मोरोजोव के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही आ रही थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान के एक काफ़ी बड़े आर्म रेसलर जिसने वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा नाम कर लिया है कि इन्हें लिवान के भी अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ा एक कंटेंडर माना जाने लगा था काफ़ी लंबे टाइम तक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये मैच हमें देखने को नहीं मिला, पूरी कहानी हम डिस्क्लोज करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ 26 साल का ये आर्म रेसलर आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। कजाकिस्तान में पैदा हुए ये आर्म रेसलर, इनकी हाइट है अराउंड 6 फीट 4 इंच। ये देखने में तो आपको नहीं लगते होंगे, लेकिन फोटो से इनको कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने बड़े नजर आते हैं। और इनका वेट अराउंड 130 टू 135 के बीच में रहता है और ये सुपर हैवी वेट डिवीजन में कम्पीट करते हैं। और बाकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आर्म रेसलर्स की तरह ये भी काफ़ी कम उम्र से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। आप कुछ वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि अपने स्कूल टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि रेसलिंग, आर्म रेसलिंग। इसके अलावा ये एक रैपर भी हैं। जैसे कि आप अगर इस वीडियो में देख सकते हैं कि अपने स्कूल के बच्चों के साथ आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और इस टाइम पे ये बोलते थे कि काफ़ी बोरिंग होता है इनके साथ आर्म रेसलिंग करना, क्योंकि इनके सामने कोई टिकता ही नहीं था। तो इस टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग ली थी अपने फादर से। और सिर्फ 16 साल की एज में ही ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन एशियन चैंपियनशिप में कम्पीट करते हैं और उसमें जीत भी जाते हैं 90 प्लस वेट कैटेगरी में। और मल्टीपल कंपटीशन जीतने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल ये सीरियसली करने लगते हैं ट्रेनिंग आर्म रेसलिंग की। और फिर 2019 में ये खेलते हैं अपने लेफ्ट हैंड से पहला इंटरनेशनल कंपटीशन, जिसको वो जीत जाते हैं। फिर 2019 में खेलते हैं एशियन आर्म रेसलिंग, जिसमें 110 केजी की कैटेगरी में कम्पीट करते हैं और यहाँ भी ये जीत जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है, इनका वेट गेन करने का जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप इनकी फिजिक को भी देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर की तरह देखने में लगते हैं और गिने चुने उन आर्म रेसलर्स में जो कि एक काफ़ी अच्छी फिजिक शो करते हैं और अपने एब्स को भी ये मैच के बीच में दिखाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनको अपनी फिजिक बॉडी बिल्डर की तरह रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं इतना ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी इतना लीन मसल दिखाते हैं। लेकिन इसी के ऊपर एक सवाल उठता है, कई बार इनकी बॉडी के ऊपर एक्ने और गायनो देखने को मिला है, तो इनको लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये स्टेरॉइड यूज़ करते होंगे। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि अगर आप चर्बी दिखा रहे हैं स्टेरॉइड लेने के बावजूद भी, तब तो आप नेचुरल है, तब आपके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला कोई। लेकिन अगर ज़रा भी आप शेडेड और एब्स और बाकी लोग अच्छे नजर आने लगे, फिर तो सवाल बनता है। तो आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग के शौक के अलावा इन्हें स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में भी देखा जा सकता है। ये कुछ खासकर टायर फ्लिप जैसे इवेंट्स में भी कम्पीट करते हुए देखने को मिले हैं। और इनके ट्रेनिंग पार्टनर इनके साथ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर वीडियोज़ हैं, जो है आइडिन। ये आज भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेनिंग वीडियोज़ शेयर करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इनका सबसे पहला फेमस कंपटीशन जो हुआ था 21 जनवरी 2021 में, ये था आर्म बैटल एक्वामैन वर्सेस थॉर। तो ये कंपटीशन होता है लेफ्ट हैंड में एरिफ एटम के अगेंस्ट, जिसमें ये काफ़ी अच्छा डोमिनेशन दिखाते हैं और 6-0 से इस मैच को जीत जाते हैं। आर्टियम मोरोजोव जिस तरह की हाइप बना चुके थे, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी लोगों की राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में कि ये बिल्कुल डोमिनेट करने वाले हैं। जिस तरह से इन्हें लिवान के अगेंस्ट भी एक सबसे ज़्यादा ही वेल डिजर्विंग कंटेंडर माना जाने लगा था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रहा है ईस्ट वर्सेस वेस्ट और किंग ऑफ द टेबल में। काफ़ी ज़्यादा ही लॉसेज और काफ़ी ज़्यादा विंस, ये इसका सिलसिला लगा रहता है और इसके पीछे इनकी इंजरीज के भी रीज़न काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहा है इनका परफॉर्मेंस ईस्ट वर्सेस वेस्ट और किंग ऑफ द टेबल में। और इनका डेब्यू होता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट में 2022 के अंदर। लेकिन सबसे ताजुब की बात तो ये है कि ये 2 इवेंट में कम्पीट करते हैं। ये लेफ्ट और राइट हर साल कम्पीट करते हैं, दोनों का सेम डे सेम कॉम्पिटिशन। तो पहला कॉम्पिटिशन ये खेलते हैं राइट आर्म में, जो होता है प्रूडनिक के अगेंस्ट। तो ये इतने बड़े इवेंट के ऊपर एक्सपीरियंस इनका कम था क्योंकि ये पहला ही डेब्यू था और प्रूडनिक इनको 3-0 से हरा देते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि प्रूडनिक इनको हिला भी नहीं पाएंगे टेबल पे। और उसी दिन ये लेफ्ट में भी खेल लेते हैं टोबियस स्पोरोंग के अगेंस्ट, जिसको ये 3-1 से जीत जाते हैं। तो इस इवेंट के बाद एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि ये लेफ्ट हैंड में कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट है और ये बात आगे भी प्रूव हो जाती है। अभी भी ये नंबर 1 रैंक करते हैं सुपर हेवी वेट डिवीज़न में लेफ्ट हैंड कैटेगरी में। और इनको अगले कुछ 3 महीने के बाद एक काफ़ी अच्छा मैच मिल जाता है मैट मास्क के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए लेफ्ट हैंड में। और मैट मास्क द वाइल्ड हॉर्स, जिनके ऊपर भी हम वीडियो कुछ टाइम के अंदर लाने वाले हैं, इनको ये काफ़ी बुरी तरह से हरा देते हैं लेफ्ट हैंड में। और सेम इवेंट में ये राइट हैंड से भी कम्पीट करते हैं यूएसए के काफ़ी पॉपुलर आर्म रेसलर डेरिक स्मिथ के अगेंस्ट, और उनको भी ये हरा देते हैं राइट हैंड में
3-0 से। फिर ये अगले ही ईस्ट वर्सेस वेस्ट 4 में खेलते हैं लेफ्ट हैंड में कोडी मेरेट के अगेंस्ट, जो कि 160 किलो के हैं। उनका एलिजान के साथ भी मैच हो चुका है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें भी ये 3-0 से जीत जाते हैं। और फिर उसी दिन खेल लेते हैं ये राइट हैंड में डेव चैफी के अगेंस्ट, और इसको 3-2 से जीत जाते हैं। तो बैक टू बैक मैचेस खेलते ये लेफ्ट राइट करते रहते हैं, और इनका इस चीज़ से ये समझ में आता है कि इनको एंड्योरेंस काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही इनकी हाइप बन चुकी थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में, और इनका एक काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था ताडिकियान के अगेंस्ट। हालांकि आप अगर शुरू के कुछ राउंड्स देखेंगे तो उसमें ताडिकियान जीत जाते हैं, लेकिन वो सफ़र करते हैं एक इंजरी से, और इस इंजरी के बाद मैच का रिजल्ट हो जाता है 3-3, और इस इंजरी के चलते फिर ये मैच आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है। फिर इनको ईस्ट वर्सेस वेस्ट 5 में अर्मिस गैस्पेरिनी के अगेंस्ट मिल जाता है वर्ल्ड टाइटल खेलने को, जिसमें ये अर्मिस को 0-3 से हरा देते हैं। अर्मिस खुद में बहुत बड़े आर्म रेसलर है, लेकिन लेफ्ट हैंड में उस तरीके का डोमिनेशन नहीं है जैसा कि एलिजान और अर्टोम का है। और जैसा कि हम जानते हैं इनका एक पैटर्न है, उसी दिन फिर से खेल लेते हैं राइट हैंड में, और एक बार रिवाज को हरा देते हैं 3-1 से। ईस्ट वर्सेस वेस्ट के अलावा किंग ऑफ द टेबल 7 में फिर इनका एक काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा टाइटल मैच हमें देखने को मिल जाता है कोरी वेस्ट के अगेंस्ट, और इसमें इतना ज़्यादा डोमिनेशन आरटीएम दिखाते हैं कि बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देते हैं इस पूरे मैच को, और 6-0 से जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद राइट हैंड में इनका एक और मैच देखने को मिल जाता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट 8 में, और इस बार राइट हैंड में इनके अपोनेंट थे बुल्गेरियन बुल जॉर्जी स्वेटकोव, जो कि एक काफ़ी फेमस टॉप रोलर है। और इस मैच में अनफॉर्चुनेटली आरटीएम के हुक से ज़्यादा डोमिनेंट हमें जॉर्जी का टॉप रोल देखने को मिल जाता है, और जॉर्जी इस मैच को जीत जाते हैं 0-3 से। फिर ईस्ट वर्सेस वेस्ट 11 में इनका मैच होता है एलेक्स कर्दनशिया के अगेंस्ट, और ये मैच होता है लेफ्ट हैंड में। और इस मैच से पता चल जाने वाला था कि लेफ्ट हैंड का असल में चैंपियन है कौन, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं लेफ्ट हैंड के अंदर। और जैसा कि हमें सबको एक्सपेक्टेड था, ये मैच काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। ये उससे भी ज़्यादा टफ हुआ। ये मैच इतना ज़्यादा टक्कर का था कि लोग कहते हैं बिल्कुल पैसा वसूल मैच था। इसके रिजल्ट्स और इसके अगर क्लिप्स आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये मैच कुछ अलग ही हो रहा है। इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से थे। राउंड 1 स्टार्ट होता है जिसमें एलेक्स डोमिनेट करके जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड ही राउंड में फिर से आरटीएम जीत जाते हैं, और थर्ड राउंड फिर से एलेक्स जीत जाते हैं। और इस मैच में 2-1 से चल रहे थे कर्देशियां आगे, लेकिन उसके बाद जो होता है तीनों के तीनों राउंड आरटीएम जीत जाते हैं, और इस मैच को कर लेते हैं अपने नाम पे। तो हनी से का कमबैक हो ना हो, इनका कमबैक बहुत जबरदस्त हो गया था। इस सब के अलावा किंग ऑफ द टेबल में लेफ्ट हैंड का एक इनका और काफ़ी ज़्यादा टक्कर का मैच देखने को मिला था इवान मैत्यूशेंको के अगेंस्ट, जिन्हें कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड के हुक स्पेशलिस्ट हैं, और शायद अलीजान के अलावा किसी और का अगर नाम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड में हुक स्पेशलिस्ट आरटीएम के अलावा, तो वो इवान होंगे। तो इन दोनों का मैच देखने के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, लेकिन मैच जब स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली इवान काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे आरटीएम के अगेंस्ट, और इवान उन्हें पिन कर देते हैं। लेकिन इस मैच का रिजल्ट डिसाइड हुआ था फाउल्स के ऊपर। हालांकि इवान उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्हें पिन भी किए जा रहे थे, लेकिन वो लगातार फाउल्स कर रहे थे, और अपने फाउल्स को कंट्रोल नहीं करने के चलते वो फाउल्स के बेसिस पर हार जाते हैं आरटीएम के अगेंस्ट। तो इस मैच से एक चीज़ तो पता चल गई, भले जीते थे ये मैच आरटीएम, लेकिन उस दिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इवान थे। और अभी मैच होने वाला है इवान का अलीजान के अगेंस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम में भी। उसे समझ में आएगा कि कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन दोनों में। और इस साइड का मैच हुआ था ईस्ट वर्सेस वेस्ट 13 में विटाली के अगेंस्ट। लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि विटाली के अगेंस्ट कैसा ये प्लेस करेंगे, और एज एक्सपेक्टेड 0-3 से ये हार जाते हैं। विटाली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं इस गेम में इनसे, और विटाली काफ़ी साल के बाद कमबैक भी कर रहे थे, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव वर्जन था। लेकिन अगर आप इस मैच को देखेंगे तो आरटीएम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही थी उनके टेक्निकल चॉइसेस को लेकर भी। आरटीएम बिल्कुल हुक में जाने की कोशिश कर रहे थे और वो जा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि विटाली का टॉप रोल कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट हो गया था, और उनका गेम प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया जैसा कि उन्होंने प्लान किया होगा विटाली के अगेंस्ट। तो इन दोनों के रीमैच के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि आरटीएम शायद किसी और टेक्निक को अगर प्रीफर करते तो शायद मैच कुछ और ज़्यादा टक्कर का होता, लेकिन इस मैच में तो बिल्कुल ही डोमिनेट करके विटाली इनके ऊपर। इस सब के अलावा इनकी अगर अपकमिंग मैचेस की बात करें तो इनका एक और अगला मैच बिल्कुल फिक्स हो चुका है एलेक्स कर्देशिया के अगेंस्ट, और लोग ये कह रहे थे कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड मैच तो हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन इन दोनों का जो ज़्यादा असली टक्कर का मैच होना चाहिए था वो है राइट हैंड में, और ये मैच भी बिल्कुल श्योर हो चुका है, और एंगिन टर्जी ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। तो इस मैच को देखने के लिए भी हाइप काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक मैच होने वाला है। तो ये तो बात हो गई इनके मैचेस के ऊपर, लेकिन 2021 में ऐसा कुछ हुआ था जो इनके आर्म रेसलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट दे गया। वो थी इनकी इंजरीज। इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं अभी तक आरटीएम कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इनके हर एक बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो चुका है। पहला तो इनका एल्बो इंजरी, उसके बाद इनका लेफ्ट पेग भी टियर हो चुका है, उसके बाद इनका शोल्डर भी इंजर्ड हो चुका है,
और इनका चेस्ट की शेप भी बिगड़ चुकी थी, तो ये ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से। इनको सिर्फ आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ गया था 2021 में। उसके बावजूद भी, इस ट्रेनिंग के बावजूद भी ये किसी तरीके से कम्पीट करते हैं और उस साल जीत भी जाते हैं। खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरटीएम के लिए। इस सब के अलावा ये एक और भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा स्टमक इशू रही है काफ़ी लंबे टाइम तक, और एंगिन टर्जी भी एक पॉडकास्ट में ये बता चुके हैं कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ सूप खाकर ट्रेन कर रहे थे। ये सही से अपनी मील्स भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये ट्रेन कर रहे थे और कम्पीट कर रहे थे। और अपने इस स्टमक की प्रॉब्लम से इनको काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आर्म रेसलिंग करियर में, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही वेट लूज़ कर दिया था इस इशू के चलते। लेकिन अब हाल फिलहाल में ये रिकवर होते हुए देखने को मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा ही इन्होंने साइज़ रिगेन कर लिया और काफ़ी ज़्यादा इनका बॉडी मास भी पहले से इम्प्रूव दिख रहा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी ट्रेनिंग भी। लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अभी 150 केजी तक के हो चुके हैं। तो एक चीज़ देखने की है कि सिर्फ 8 साल के आर्म रेसलिंग करियर के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 45 से 50 केजी वेट गेन कर लिया है। खुद में बहुत बड़ा नंबर है। लगता है लेवान के बाद यही एक ऐसे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा नंबर अचीव कर लिया है। लेकिन लेवाल तो फिर भी आपको फूले हुए नजर आते होंगे। ये तो बिल्कुल श्रेडेड लीन मास इन्होंने गेन किया है। और अगर इनकी ट्रेनिंग की बात कर ले तो लोग कहते हैं कि अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर है। तो इनके नंबर्स भी कुछ जान लेते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं इनके नंबर। इनके रिस्ट कर्ल के नंबर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वीडियो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 105 केजी का रिस्ट कर्ल इन्होंने लगा चुके हैं, जहां लेवान ने 100 केजी के डंबल पे लगाया था। डेडलिफ्ट इनका है 300 केजीज, बाइसेप का है 121 केजीज पे 5 रेप, और स्क्वाट है इनका 270 केजीज। एक इनकी बहुत सरप्राइजिंग लिफ्ट भी है, वो है प्लेट कर्ल। इसमें ऑलमोस्ट इन्होंने 35 को लिफ्ट किया है, और इस लिफ्ट में इनके टक्कर में सिर्फ ब्रायन शॉ हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी टेक्निक के बारे में तो ये शायद वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट हुकर हैं आर्म रेसलिंग के गेम में, और इनके हुक की स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल पर है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलराइज करते हैं हुक को। और ये यहाँ तक कह देते हैं कि टॉप रोल इज़ फॉर वुमेन एंड हुक इज़ फॉर रियल मैन। तो ये बात कितनी ज़्यादा सच है ये आप बताइए, क्योंकि कई बार आरटीओम भी टॉप रोल लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। और कहा जाता है कि आरटीएम का एंडोरेंस सबसे अच्छा है इस गेम के अंदर। इतना ज़्यादा वजन होने के बावजूद भी इनका एंडोरेंस सबसे अच्छा है इस गेम में, और यही चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है आर्म रेसलिंग के गेम में। इसके अलावा ये इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और इनकी इंग्लिश काफ़ी भारी पड़ रही है गैनाडी के ऊपर, क्योंकि एक वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि गैनाडी को ट्रेनिंग करना आता ही नहीं है, और इस तरीके से सही ट्रेनिंग होती है। वो टेक्निक सिखाते हैं उनको। July, I will beat you, and you will understand how to train. तो ये लगता है डेवॉन लेरेट के साइड इफेक्ट का नतीजा है कि ये भी इस तरीके की हरकत स्टार्ट कर चुके हैं। और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक बात कर लेते हैं इनके स्टेरॉइड्स की। तो अगर आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में कोई बिल्कुल ओपनली एडमिट करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं और उनकी बॉडी, गाइनो, एक्ने सब कुछ उनके साथ इस चीज़ की गवाही देती है, तो वो आर्टियोम मोरोजोव ही हैं। इतने ज़्यादा बॉडी मास पर श्रेडेड ये ओपनली एडमिट भी कर चुके हैं पॉडकास्ट में कि आर्म रेसलिंग अब इस चीज़ का गेम बन चुका है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेरॉइड ले सकता है और कितने अच्छी क्वालिटी का स्टेरॉइड ले सकता है बिना ज़्यादा साइड इफेक्ट फेस किए हुए। तो अब इन्होंने आर्म रेसलिंग में इस चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। जहाँ बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बच कर रहते हैं, इसे एडमिट नहीं करना चाहते हैं, वहीं आरटीओ में इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली बता चुके हैं। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी जानने की कि अलीजान के सामने ये कैसा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी अलीजान के साथ, तो उसमें अलीजान इनको काफ़ी ज़्यादा फ्लैश पिन में हरा देते हैं। लेकिन देखने की बात यह भी है कि दोनों का वेट कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा अलग है। जहां आरटीएम सुपर हैवी वेट में पहुंच चुके हैं, वहां अलीजान सिर्फ 105 केजी की कैटेगरी में खेल रहे हैं। तो एक वेट भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बनाता है। और हाल ही के दिनों में प्रैक्टिस मैच में देखा गया है कि आरटीएम अलीजान को सिखा रहे हैं लेफ्ट हैंड में प्रैक्टिस करना। तो यहीं से समझ में आ गया कि दोनों का लेवल किस तरीके का हो गया है। और इन दोनों का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अलीजान वर्सेस मैथ्यूशेंको में जो विनर होगा, हो सकता है कि इनके विनर के साथ आरटीएम का एक टाइटल मैच हमें देखने को मिल जाए। तो ये भी ख्वाहिश फैंस की पूरी होती हुई दिख रही है काफ़ी कम टाइम के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनका लेवान के साथ मैच क्यों नहीं हुआ, तो इनका एक बार मैच हो चुका था फिक्स लेवान के साथ, जिसको खुद कंफर्म किया था इंग्लिन टर्जी ने। I made agreement with both of them, 100% sure. Most likely July 22nd there will be Levan Saginashvili versus Artem Morozov. लेकिन लेवान और आर्मिस का जो मैच हुआ था, उसमें जो इंजरी हो गई थी लेवान को, इस वजह से ये इस मैच को
नहीं शेड्यूल कर पाए और ये मैच नहीं हो पाया। लेकिन असल बात तो यह आती है कि अगर आर्म रेसलिंग में अगर आपको स्ट्रांग दिखना है या स्ट्रांग अपने आप को साबित करना है तो आपको डेनिस के साथ आर्म रेसलिंग करनी पड़ेगी। वहीं डेनिस के साथ इनका जब प्रैक्टिस मैच होता है तो डेनिस इनको दिखा देते हैं कि कहाँ प्लेस करते हैं डेनिस के सामने। और सबसे यूनिक चीज़ इनका एल्बो फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो ये थी डिटेल वीडियो आर्टियोम मोरोजोव के ऊपर, जैसा कि आपने कहा था। और भी अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है और आर्म रेसलर्स और बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉल ऑफ गेम्स को।